स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय रसायन। हमारी पिछली क्लासेस में हमने पृष्ठीय रसायन में डिस्कस किया था क्या, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण और उनमें अंतर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एडिसॉर्प्शन, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिशोषण एडिसॉर्प्शन एक पृष्ठीय परिघटना है, सरफेशियल फिनोमिनन है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है। मतलब ठोस अथवा द्रव की सतह पर गैस के अणु, विलयशील पदार्थ, अशुद्धियों का आकर्षण, और एक बार आकर्षित हो गई तो उसको बनाए रखना, इसे हम कहते हैं अधिशोषण। अब बच्चों, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, मैं कह दूं कि भाई अधिशोषण तो पृष्ठीय घटना है, सरफेशियल फिनोमिनन है, सरफेस पे होने वाली घटना। ठीक है, तो सतह अगर बड़ी होगी, पृष्ठ बड़ा होगा तो अधिशोषण ज्यादा होगा, और अगर पृष्ठ छोटा होगा, सतह छोटी होगी तो अधिशोषण कम होगा। तो सीधी सी बात है कि मैं कह दूं अधिशोषक, अधिशोषक क्या होता है, वह पदार्थ जो अधिशोषित करता है, दूसरी गैसों को अपनी सतह पे आकर्षित करता है। तो बच्चों, अधिशोषक पृष्ठ अगर बड़ा है, सतह बड़ी है तो अधिशोषण ज्यादा होगा, और अगर सतह ही छोटी है तो अधिशोषण कम होगा। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये बात तो सही है कि अधिशोषक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, पहला टॉपिक जो है बच्चों, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट टॉपिक आपके पास है अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों, अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण भी बढ़ता है। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अधिशोषण क्या है, तो हम कहेंगे अधिशोषण पृष्ठीय घटना है। अब ये कह रहा है खुरदरी सतह पे अधिशोषण ज्यादा है, चिकनी सतह पे अधिशोषण कम है, ऐसा क्यों? तो बच्चों देखो, अगर हम बात करते हैं अधिशोषण की, तो बच्चों अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है, तो हम कहेंगे बिल्कुल अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है, मतलब पृष्ठ पर होने वाली घटना है। ठीक है, पृष्ठीय परिघटना। अब बच्चों, सतह पे होने वाली घटना है, तो सतह कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उस पर तो डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे भाई अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण भी बढ़ेगा। तो बात तो सही है, जितनी बड़ी सतह होगी अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा। अब बच्चों, मान लो ये इतनी सी सतह है और ये इतनी सतह है, तो आप सोचो इस सतह पे गैस के अणु आएंगे इतने, और बड़ी सतह बना दी तो गैस के अणु आएंगे इतने। तो हम कहेंगे सतह बड़ी लोगे तो अधिशोषण ज्यादा होगा, है ना। तो बड़ी सतह, बड़ा पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक बोल दो। तो बच्चों, बड़ी सतह अधिशोषण अधिक। ठीक है, बड़ी सतह अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। अधिशोषण मतलब गैस का सतह पे आके बैठना, तो हम कहेंगे यहां ज्यादा है। और बच्चों, ये छोटी सतह है, ठीक है, छोटी सतह तो अधिशोषण कम होगा, है ना। क्यों? तो हम कहेंगे सरफेस ही कम है, जगह कम है, तो अणु कम आएंगे, तो अधिशोषण कम। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब चिकनी सतह और खुरदरी सतह। तो बच्चों, खुरदरी सतह जो होती है ना, इस तरह से होती है ना, इसमें खांचे जिसे हम बोलते हैं, रिजेस बोलते हैं, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और स्मूथ सरफेस बनाऊं तो ये ऐसी हो जाती। तो अगर आप ध्यान से देखो खुरदरी सतह, तो हम कहेंगे भाई खुरदरी सतह में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है ना, ये जैसा घूमेगा बच्चों तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ना, और बिल्कुल ये ऐसे रहेगा तो क्षेत्रफल कम है ना, क्योंकि गैस क्या होगी, गैस तो सिर्फ यहाँ ऊपर थोड़ी ना रहेगी, अगर उसको जगह मिलेगी तो बच्चों यहाँ फिट हो जाएगी, अंदर जाएगी, है ना, ऐसे। तो हम कहेंगे एक खुरदरी सतह है
और एक चिकनी सतह है ना, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस कह सकते हैं आप। ठीक है, चिकनी सतह यानी स्मूथ सरफेस, ठीक है, और खुरदरी सतह यानी रफ सरफेस। तो बच्चों हमें क्या कहना चाहिए कि खुरदरी सतह पे क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है ना, खांचे बने हुए तो गैस ज्यादा आएगी इसके अंदर, और चिकनी सतह पे क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो अधिशोषण भी कम होगा। क्योंकि हमने तो पहले ही पढ़ रखा है कि भाई अधिशोषण जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, छोटी सतह पे कम होता है, बड़ी सतह पे ज्यादा होता है। तो दिखने में भले आपको एक बराबर दिख जाए, लेकिन आपको पता है खुरदरी सतह है तो इसमें खांचे होंगे तो गैस अंदर फिट हो जाएगी, है ना। तो ले दे के खुरदरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब अगर खुरदरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो हम कहेंगे बच्चों चलो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक हमारा, ठीक है ना। तो देखो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण बढ़ता है। इस कारण खुरदरी सतह पर अधिशोषण चिकनी सतह की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि खुरदरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल चिकनी सतह की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे ओके, है ना, रफ सरफेस है तो अधिशोषण ज्यादा है और स्मूथ सरफेस है तो अधिशोषण कम है। लिख सकते हैं बच्चों आप इसको, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों हमने बार बार सुना है कि भाई सक्रिय चारकोल, है ना, या हम जो भी अधिशोषक लेंगे उसको कूट पीस के उसका चूर्णित कर देंगे, उसका पाउडर बना देंगे और फिर काम में लेंगे। तो बच्चों पाउडर क्यों बनाएंगे? तो हम कहेंगे अगर हम कूट पीस के पाउडर बनाते तो सतह बढ़ जाती। मान लो तुम्हारे पास है ना एक चौक है, ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक तो चौक है और दूसरा मैं कह रही हूँ कि नहीं इस चौक को पीस के इसका पाउडर बना दो। तो तुमने इसको पीस के पाउडर बना दिया, फैला दो उसको, ठीक है, तो ये फैला दिया मैंने। तो चौक तो इतनी सी है और ये पाउडर इतना है। तो आपको समझ में आया कि अगर चौक ही थी तब तो क्षेत्रफल कम है, लेकिन जब पाउडर बना दिया तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा। और जितना बारीक चूर्ण बनाओगे क्षेत्रफल उतना ज्यादा, अधिशोषण उतना ज्यादा। तो हम कहेंगे बिल्कुल, है ना। तो पृष्ठ पे ले देखिए कुछ बातें डिपेंड कर रही है। पृष्ठ को बढ़ाएं कैसे? तो बच्चों अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर तुमने बढ़ा दिया तो उसे हम बोलेंगे अधिशोषक का सक्रियकरण। क्लियर? अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? तो हम कहेंगे भाई जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जितनी बड़ी सतह होगी, अधिशोषण उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियकरण कहलाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे? तो भाई पहला पॉइंट तो आप उसको पाउडर बना दो, चूर्णित कर दो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो बच्चों हम काम में लेने से पहले गर्म कर देंगे, क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ चारकोल ही रख दिया, ठीक है, और मुझे इसको काम में लेना है, कोई पर्टिकुलर कोई वातावरण में रख के कोई गैस अधिशोषित करानी, तो ऐसा तो है नहीं कि इसकी सतह पे कुछ भी नहीं होगा, है ना। भाई चारकोल तो हवा में आते ही क्या करेगा, अपना काम शुरू कर देगा। इसका काम है दूसरी गैसों को अपनी सतह पर आकर्षित करना, तो ये तो काम स्टार्ट कर देगा। अब मैं इसको काम में लेऊंगी तो ये एक लेयर तो बेकार गई, नहीं तो बेकार है, फालतू है। तो काम में लेने से पहले गर्म कर दो, है ना बच्चों। अगर इसको काम में लेने से पहले गर्म कर दिया तो ये सारी गैस उड़ जाएगी। तो अगर ये गैस उड़ जाएगी तो क्या होगा, सतह खाली हो जाएगी, अधिशोषण और ज्यादा होगा, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, एक्टिव कैसे कर सकते हैं, सतह बढ़ा दो, या फिर पहले से उपस्थित कोई गैस है तो उसको गर्म कर दो, काम में लेने से पहले गर्म कर दो तो भी एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछे कि चलो आप कह रहे हो कि अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना उसे अधिशोषक का सक्रियकरण कहते हैं, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे क्षेत्रफल? तो हमने कहा चूर्णित कर दो। ठीक है, चूर्णित कर दिया। और कोई तरीका? तो हम कहेंगे हाँ और भी हो सकता है। अगर मान लो चिकनी सतह हो तो खुरदरी सतह में बदल दो। अब चिकनी सतह को खुरदरी सतह में कैसे बदले? तो देखो, अगर मैं कह दूं स्क्रैचिंग, स्क्रैच कार्ड आता है ना बच्चों, जिसको हम सिक्के से या नाखून से क्या करते हैं, खरोंच देते। तो अगर आपने स्क्रैचिंग कर ली, है ना, कोई भी सरफेस को स्क्रैच कर लिया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल। या रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, सारे नोट्स लिखवा दूंगी बच्चों, है ना, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। ठीक है, सारी स्लाइड्स रेडी है हमारे पास। तो
आपको ही नहीं सोचा, अरे मैडम ने तो लिखा मिटाया, सब अवेलेबल है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बाय द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस तो तुम खुद सोचोगे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सरफेस है ना, बिल्कुल एकदम सतह, एकदम स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है, उस पर कोई भी रसायन पदार्थ अगर गिरेगा, रासायनिक पदार्थ गिरेगा, एसिड गिरा, बेस गिरा, कोई भी केमिकल अगर उस पर गिरा तो वो स्मूथनेस कहाँ रहेगी? वो तो नहीं रहती, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो रफ हो जाएगी। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो हम कहेंगे बच्चों की रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भी क्या होगा? चिकनी सतह रफ सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी, चिकनी सतह खुरदरी सतह में बदल जाएगी। ठीक है, तो भाई स्क्रैचिंग हो सकता है, खरोंच कर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो बच्चों थर्ड है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि भाई आपके पास प्योर मेटल है, धातु है, मेटल या मेटल का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? धातु परमाणु जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे? अपना जगह बदलेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, मतलब जो उसकी चिकनी सतह है वो खुरदरी सतह में बदल जाएगी। जैसे मान लो सोने की ज्वेलरी बनानी होती, सोने स्वर्ण आभूषण जिसे कहते हैं, सोने के आभूषण बनाने, गोल्ड ज्वेलरी बनानी, ठीक है, तो बच्चों ज्वेलरी कैसे बनेगी? सोना तो एकदम स्मूथ है, चिकनी सतह है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई उसमें विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, मशीन से अपन उस पर कुछ ऐसे प्रेशर लगाते हैं ताकि उसका परमाणु वहाँ से हटे और वहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइन बने। या तुमने देखा होगा कि ना स्टील के बर्तन जो लेके आते हैं उस पर वो नाम लिख के देता है, एक जैसे बर्तन है गुम हो जाते हैं, है ना, तो पुराने टाइम से चला आ रहा है कि आपके अपने जो यूटेंसिल्स है, घर के बर्तन हैं स्टील के, धातु के, उस पर आप नाम लिख दो। तो वो पेन चलाता है, पेन चलाते हैं तो तुमने देखा वहाँ डॉट 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 बनता है, तो उस जगह के परमाणु क्या होते हैं? शिफ्ट होते, हिलते, है ना। तो चिकनी सतह किसमें बदल गई? तो हम कहेंगे खुरदरी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन भी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम चिकनी सतह को खुरदरी सतह में बदल सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भाई अधिशोषक को प्रभावित करने वाले कारक, तो हम कहेंगे अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ यानी सतह पर होने वाली घटना है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा। चिकनी सतह और खुरदरी सतह में हम देखते हैं कि खुरदरी सतह का अधिशोषण, खुरदरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल चिकनी सतह की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए खुरदरी पे अधिशोषण ज्यादा, चिकनी पे अधिशोषण कम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चों, उसमें आपके पास क्वेश्चन है, आप अधिशोषक पृष्ठ का सक्रियकरण किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों सक्रियकरण का मतलब, तो हम कहेंगे भाई अधिशोषक पृष्ठ की क्रियाशीलता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियकरण कहलाता है, ठीक है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने क्षेत्रफल बढ़ाया, अधिशोषक पृष्ठ की क्रियाशीलता बढ़ाना, क्रियाशीलता कैसे बढ़ाएंगे? तो हम कहेंगे क्षेत्रफल बढ़ा के, दोनों लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब कैसे? तो देखो पहला पॉइंट है चूर्णित करके, तो हमने पढ़ा था पाउडर बना दो, है ना, कोई भी पदार्थ का अगर चूर्णित कर देंगे, पाउडर बना देंगे तो सतह बढ़ जाएगी। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर चिकनी सतह है तो उसको खुरदरी में बदल दो, तो हमें पता है स्क्रैचिंग कर दो, खरोंच कर, विद्युत लेपन द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा चिकनी सतह किसमें बदल जाएगी? तो हम कहेंगे खुरदरी सतह में बदल जाएगी। और क्या हो सकता है? तो बच्चों अधिशोषक को गर्म करने से उसकी सतह पर उपस्थित, पहले से उपस्थित गैसें क्या हो जाएंगी? तो हम कहेंगे उड़ जाएंगी, जिससे सक्रियता बढ़ जाएगी। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो अधिशोषक पृष्ठ की क्रियाशीलता बढ़ाना, या बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हो अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से, अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? तो हम कहेंगे अधिशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषक पृष्ठ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, काम ज्यादा करेगा। तो अधिशोषक पृष्ठ की
क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, और बच्चों अगर उसकी क्रियाशीलता बढ़ गई तो हम कहेंगे कि अधिशोषक पृष्ठ का क्या हो गया, सक्रियकरण हो गया। ठीक है, यानी ले दे के क्षेत्रफल बढ़ाना या क्रियाशीलता बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियकरण कहलाता है। ठीक है ना, अधिशोषक का सक्रियकरण या अधिशोषक पृष्ठ लिख दो, अधिशोषक पृष्ठ का सक्रियकरण, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, अधिशोषक का सक्रियकरण। तो यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, डायरेक्ट अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, सिलिका जेल और सक्रिय चारकोल सबसे अच्छे अधिशोषक है, क्यों? तो बच्चों देखो सेम चीज है, सिलिका जेल हो या चारकोल हो, अब इनकी जो संरचना है ना, सिलिका जेल स्पेशली हम बोले तो देखो ऐसी संरचना है इसकी, है ना, तो आप देख सकते हो कि इनकी संरचना जो है वो रंध्र युक्त है। ठीक है, इनकी जो संरचना है बच्चों रंध्र युक्त यानी पोरस, सरंध्र संरचना। अब रंध्र युक्त संरचना होने से क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो अगर इतनी सतह में ले लेती है ना, इतना का इतना ले लो, चलो सेम साइज अगर ले लें लगभग ये, है ना, तो हमें क्या लगेगा कि भाई यहाँ जो अधिशोषण होगा वो तो इतनी गैस का होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों रंध्र युक्त संरचना मतलब कि ये गैस तो इतनी थी, लेकिन रंध्र होने की वजह से समझिए अंदर चली गई ये इस तरह से, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस अंदर समाएगी, तो हम कहेंगे छोटी जगह में अधिशोषण ज़्यादा हो गया, भाई ये तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये बेस्ट एडसॉर्बेंट है ना, सिलिका जेल हो या सक्रिय चारकोल हो, दे आर बेस्ट एडसॉर्बेंट, सबसे बढ़िया अधिशोषक क्यों है, तो हम कह देंगे आप खुद ही देख लो भाई इनकी संरचना कैसी है, तो इनकी संरचना सरंध्र है। ठीक है, तो बच्चों सरंध्र संरचना होने से क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए ये बेस्ट एडसॉर्बेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो अब चारकोल का सक्रियकरण कैसे करेंगे, तो देखो सक्रियकरण कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल बढ़ाओ। क्षेत्रफल कैसे बढ़ाएंगे, तो भी चारकोल तो ठोस है, तो उसको क्या करो पाउडर फॉर्म में लिया, चूर्णित कर दो, तो चूर्णित कर देंगे, और गर्म करने से क्या होगा, तो बच्चों उसकी संरचना सरंध्र हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। कितना गर्म करना है, तो ये आपको याद करना है बच्चों 650 केल्विन से लेके 1300 केल्विन तक अगर आप गर्म करेंगे तो चारकोल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, और अब हम उसे सक्रिय चारकोल बोल देंगे, है ना, एक्टिवेटेड चारकोल, सक्रिय चारकोल बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, और एक पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भाई अधिशोषण को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बच्चों अधिशोषण होता क्या था, तो हम कहेंगे भाई 2 चीजें ही तो काम आती थी उसमें, एक चीज तो काम आती थी हमारे को अधिशोषक। ठीक है भाई, वो पदार्थ जो क्या करता है, तो हम कहेंगे वो पदार्थ या वह सतह जो अन्य अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता था, तो हम कहेंगे दूसरा गैस या वह पदार्थ जो उसकी सतह पे आकर्षित होता है। तो बच्चों दूसरी चीज होती थी अधिशोष्य, पहला अधिशोषक और दूसरा क्या होता था, तो हम कहेंगे दूसरा है अधिशोष्य। ठीक है, अब हम चेंजेस क्या कर सकते थे, तो भाई अधिशोषक वो जगह थी जहां अधिशोषण हो रहा है, तो वो जगह यानी वो सतह को हम बढ़ा सकते थे। तो हम कहेंगे भाई अधिशोषक इसकी तो रोल ही जगह का था, तो हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को देख रहे थे, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अधिशोष्य मतलब वो गैस जो उसकी सतह पे आई है। अब बच्चों गैस का तो क्षेत्रफल से कोई लेना देना है नहीं, गैस का खुद का क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन गैस की प्रकृति उससे तो लेना देना हो सकता है ना,
भाई गैस कैसी है, तुम खुद सोचो कि भाई गैस आके इसकी सतह पे आकर्षित हो रही, तो भारी गैस को पकड़ना तो इजी है, हल्की गैस को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है ना। हल्की गैस इतनी जल्दी कांटेक्ट में आएगी नहीं, ठीक है। या फिर मैं कह दूं ऐसी गैस जो जल्दी द्रवित हो जाती है उसको पकड़ना इजी, क्योंकि द्रव बन गई तो उड़ेगी कैसे। और जो बहुत मुश्किल से द्रव बनती है, मतलब वही हल्की गैस है तो द्रव बनना भी मुश्किल है, तो बच्चों वो तो पकड़ में नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि हाँ, जो भारी है, जो जल्दी द्रव बनती है, उसका अधिशोषण ज़्यादा होना चाहिए। और जो हल्की है, जो द्रव ही नहीं बन रही, बहुत मुश्किल से द्रव बनती है, उसका अधिशोषण कम होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट जो आएगा, दूसरा फैक्टर, दूसरा कारक जो आएगा बच्चों, वो आएगा अधिशोष्य की प्रकृति या अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति। तो हम कहेंगे ठीक है, ऐसी गैस जो आसानी से द्रवित होती है उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा, और वो गैस जो बड़ी मुश्किल से द्रवित होती है, कठिनता से द्रवित होती है, उसका अधिशोषण कम होगा। ठीक है, मान लेते हैं। अब गैस का द्रवीकरण है ना, गैस को द्रव बनाना, ठीक है। तो बच्चों गैस का द्रवीकरण मतलब, तो हम कहेंगे गैस का द्रवीकरण मतलब गैस को द्रव बनाना। तो गैस को द्रव कैसे बनाएंगे, है ना, गैस के द्रवीकरण से क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे भाई गैस को द्रव में बदलना, है ना, गैस को किस में बदलना, द्रव में बदलना, गैस का द्रवीकरण कहलाता है। ठीक है, अब द्रव में कैसे बदलेंगे, तो हम कहेंगे ठंडा कर दो, है ना भाई। गैस को गर्म करोगे तो उड़ेगी ना, गैस की तो प्रकृति है, गाना भी सुनाया था 2 क्लास में, है ना, पिछली क्लास में सुनाया था 2 क्लास पहले कि भाई गैस की प्रकृति क्या है, गैस तो उड़ती, अगर तुम गर्म करोगे तो उसकी तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो और उड़ेगी। तो उड़ाना थोड़ा बिठाना है, तो भाई बिठाना है मतलब गैस को ठंडी करो, है ना। इतनी ठंडी हो गई कि लिक्विड बन गई तो और भी बढ़िया, अब तो उड़ेगी नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हमें गैस को क्या करना है, कूल करना है, कूल मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस की द्रवीकरण की प्रकृति। तो अब कैसे करेंगे द्रव, तो तुम कहोगे ठंडा करो। अब ठंडा करो मतलब ताप घटाओ, टेम्परेचर डाउन करो। ठंडा करो मतलब क्या हुआ, गर्म तो करोगे नहीं, ठंडा कर रहे हो मतलब ताप घटा रहे हो। ठीक है, ताप घटा रहे हो। अब बच्चों गैस का ताप घटाते घटाते तुम उस टेम्परेचर पे पहुंच गए कि अब गैस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी। ठीक है, अब सिर्फ देखो, सिर्फ है ना ठंडा करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो भाई गैस फैली हुई, गैस के अणुओं को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो गैस के अणु पास पास आएंगे। तो ठंडा करने से क्यों होंगे, प्रेशर भी तो लगाओ, दाब भी लगाओगे तो क्या होगा, जगह कम करो, जगह कम करोगे तो गैस के अणु ऑलरेडी पास पास हो जाएंगे। अब तुम और ठंडा कर लो और पास पास आ जाएंगे। तो हम कहेंगे भाई अच्छा, गैस को द्रव में बदलना है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी। गैस को किस में बदलना है, तो मैं कह रही हूँ भाई गैस को द्रव में बदलना है। ठीक है, तो गैस को द्रव में बदलने के लिए सिर्फ ठंडा करना काफी नहीं है ना। हमें ठंडा करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। यानी दाब तो चाहिए उच्च और ताप चाहिए कम। ठीक है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, है ना। उच्च दाब, तो दाब मतलब समझे ना, जगह कम कर दो तो कम जगह में ज्यादा गैस के अणु आएंगे तो पास पास आएंगे। हमें गैस को पास पास ही लाना है, क्योंकि द्रव में अणु निकट होते हैं एज कंपेयर टू गैस। गैस की तुलना में द्रव में अणु वैसे ही पास पास होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ, दाब तो हम बढ़ा देंगे, ताप कम तो हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे, कूल करते जाएंगे। अब बच्चों ठंडा करते 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 वो ताप, कि भाई इतना ताप तो देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर अगर तुमने रखा तो गैस द्रवित नहीं होगी। चाहे तुम सोचो मैं दाब दुगना कर देता हूँ, लेकिन मैं इतना ठंडा नहीं करूँगा, थोड़ा कम मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो नहीं, मतलब वह न्यूनतम ताप। ठीक है भाई, कम से कम इतना ठंडा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना। तो वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे कितना ही अधिक दाब क्यों ना लगाया जाए। क्लियर। आप सोचो प्रेशर बढ़ा दूं, लेकिन मैं इतना टेम्परेचर नहीं दे सकता, मैं इतना ठंडा नहीं कर सकता, मेरा फ्रिज जो है, मेरी कूलिंग मशीन जो है वो इतना दाब देती नहीं, तो आपका काम नहीं होगा। आपको बोला कि भाई माइनस का या माइनस, चलो मान लो माइनस मान लो, चलो माइनस मान लो, 0 डिग्री मान लो, है ना, या -10 -20 पे आपकी गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, तो -20 तो देना ही पड़ेगा, समझे। अब -20 के नीचे जाओ, -21 करो, -22 करो,
है ना, माइनस में बढ़ रहा है मतलब घट रहा है, ठीक है। तो -20 तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर तुम सोचो भी -19 है तो मतलब नहीं है, और ठंडा करो और ठंडा करो, ठीक है। तो वह न्यूनतम ताप, मतलब अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई ये गैस जो है ये -20 डिग्री पे ठंडी हो रही है, ठीक है, तो -20 पे तो वो द्रव होगी। अब माइनस के नीचे चलो, -21 कर दो, -25 कर दो, -40 कर दो, तो लिक्विड बन गई ना। अब द्रव को और ठंडा करोगे तो उससे क्या मतलब, द्रव तो है ही सही, ठीक है, मुझे द्रव बनाना था, है ना। अब -20 के ऊपर तुम सोचोगे ना, क्या पता 19 पे, -19 पे, तो तुम देखोगे -19 पे वो गैस ही है ना। मुझे इतना ठंडा तो करना ही है, ठीक है, कि वो द्रव बन जाए। तो वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों ना लगा दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे बोलेंगे क्रांतिक ताप, ठीक है। फिर यही कहूंगी मैं बच्चों, नोट सारे अवेलेबल हैं, टर्म समझनी है कि आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ना क्या है। तो क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर TC। क्या होता है क्रांतिक ताप, तो देखो एक टेबल से समझाती हूँ। चलो देखो, मान लो कि अभी का रूम टेम्परेचर ले लेते, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेते भी, कमरे का ताप अभी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और तुम्हारे पास है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गैस है, गैस X, ठीक है, गैस X है। अब मैंने कहा इसको ठंडा करो, तो ठंडा कैसे करोगे, तो तुम कहोगे 25 से थोड़ा ठंडा करूंगा तो 24, फिर क्या होगा 23, ठीक है। ऐसे करते करते तुम कहाँ पहुंच जाओगे, 0 पे पहुंच जाओगे क्या। अब 0 से भी नीचे उतरो तो -1, और नीचे उतरो तो -2, और नीचे उतरो तो -3, यही होगा। अब तो समझ में आ गया। 25 से ठंडा करते करते कहाँ पहुंचे, 0 से ठंडा करो तो -1, -2, -3, ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। अब बच्चों ये जो गैस है ये मान लो -1 डिग्री, ठीक है, उदाहरण माना है मैंने कि भाई ये जो गैस है तुम्हारे पास गैस X, ये -1 पे द्रवित हो रही है। फिलहाल कितने पे थी, 25 पे थी, तो गैस थी, आराम से उड़ रही थी, पकड़ में आई नहीं, है ना। हमें इसको द्रव बनाना है, तो भाई 25 से अगर वो -1 पे गई तो वो लिक्विड बन रही है, द्रवित हो रही, तो -1 जो है ये इस गैस का क्रांतिक ताप होगा, मतलब वो द्रव बन गई। अब तुमको नहीं मैं -2 कर लूँ, तो भाई गैस तो ठंडी हो ही गई ना, तुम और ठंडा कर लो, है ना। जैसे बर्फ जम गई 0 पे, तुमको नहीं मैं -1 पे ले जाऊँ तो ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है, 0 पे बर्फ है ही सी, -1 पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ ही रहेगी ना, और क्या हो जाएगा, ठंडे को और ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन तुम कहोगे नहीं 0 से ऊपर ले जाओ 1, तब तो वो लिक्विड बन जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे एक पर्टिकुलर ताप कि भाई इस पे द्रव बनना है तो इस पे द्रव बनेगी, लेकिन इसके ऊपर द्रव नहीं बनेगी। नीचे क्यों बोलो, तो ठंडा ही है, उसको और ठंडा करने से क्या मतलब। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, क्योंकि हमने इतना तो ठंडा करना ही है ना। हम एक रेंज पकड़ के लाए एक्सपेरिमेंटली, भाई इतना करना है, इससे ऊपर होता तो वही हो जाता ना क्रांतिक ताप, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना ही अधिक लगा दो, उसे कहते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपके पास, तो नेक्स्ट है अधिशोष्य की प्रकृति, यानी अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति। तो वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, उनका अधिशोषण अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इन गैसों में आकर्षण बल, ठीक है, इन गैसों में आकर्षण बल अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। तो जो जल्दी द्रव बनेगी तो आकर्षण बल ज्यादा होंगे, और देरी से द्रव बनेगी, गैस के अणु दूर दूर रहेंगे, तो ऑब्वियसली दूर दूर क्यों होंगे, क्योंकि आकर्षण बल कम है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला था अधिशोषक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा था अधिशोष्य गैस की प्रकृति। अब बच्चों गैस का द्रवीकरण क्रांतिक ताप के संदर्भ में बताया जा सकता है। भाई गैस को अगर तुम द्रव में बदलोगे तो तुम कहोगे हाँ हम ठंडा करेंगे, उच्च दाब रखेंगे और ताप जो है वो ठंडा करेंगे। अच्छा, अब तुम कहोगे कि आप क्रांतिक ताप को ही डिस्कस कर रहे हो, दाब के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, क्रांतिक दाब, ठीक है। तो एक्चुअली हम गैस का द्रवीकरण नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अधिशोषण।
इसलिए हम क्रिटिकल प्रेशर को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो बच्चों क्रांतिक ताप तो ये हमने पढ़ लिया, वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं, चाहे कितना ही अधिक दाब क्यों न लगाया जाए, ठीक है ना, क्रांतिक ताप कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो हमने क्लियर कर ली थी। अब बच्चों देखो दो गैस ले लेते हैं ना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। देखो एक गैस तो है X और बच्चों एक गैस है Y। फिलहाल दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर है जिसपे हमने दोनों गैसेस को रखा है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि भाई इन दोनों को ठंडा करना है, ओके। तो तुम कहोगे 25 से 0 पे चले जाएंगे हम, है ना, फिर -10 पे जाएंगे और ठंडा करेंगे तो -20 पे जाए, ठीक है। 0 -10 -20। अभी बच्चे क्या होता है थोड़ा माइनस में उलझ जाते हैं, यार -10 बढ़ा है कि -20 बढ़ा है, और क्वेश्चन जो आएगा वो भी तुम्हारा केल्विन टेम्परेचर में आएगा। तो बच्चों ये तो क्लियर है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, ठीक है ना भाई। अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो और अगर आपने 273 ऐड कर दिया तो वो केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई 0 मतलब 273 केल्विन। अब माइनस का 10 तो -10 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगी भाई 263 केल्विन। 273 पे तो 0 होता है, तुम तो उससे भी नीचे गए तो -10 हो गया, ठीक है। और -20 तो या -20 रख दो, तो अब कितना हो गया, तो -20 मतलब ये हो गया 253 केल्विन, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रही हूं, तो मैं कहना चाह रही हूं कि भाई गैस X का क्रांतिक ताप जो है वो ये है और गैस Y का क्रांतिक ताप जो है वो ये है। ये क्रांतिक ताप जो है गैस Y का है और ये क्रांतिक ताप जो है ना ये वाला, ये गैस X का है, ठीक है। अब जल्दी द्रवित कौन होगी, तो हम कहेंगे एक बार तो -10 में जाना है, तो भाई 0 पे तो गए, फिर और ठंडा किया तो -10 तो पहले आ जाएगा, -20 तो और लेट आएगा, -10 -11 -12 और एफर्ट्स लगेंगे, तो -10 तो जल्दी आएगा, -20 तो लेट आएगा। या मैं कह दूं कि भाई 263 तो पहले आ जाएगा और 253 तो बाद में आएगा। तो क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ही है यानी कम ठंडा करना पड़ रहा है ना, ताप ज़्यादा है ठंडा कम करना पड़ेगा। तो बच्चों क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो द्रव बन जाएगी, और क्रांतिक ताप कम होगा मतलब तुम्हारी मेहनत उतनी लग जाएगी उसको ठंडा करने में, तो फिर टाइम लग जाएगा, तो अधिशोषण कम होगा क्योंकि द्रवित ही मुश्किल से होगी, ठीक है। थोड़ा वापस से समझो, इसी चीज़ को वापस समझा रही हूँ। चलो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में तो कन्वर्ट करना आता है। अब देखो बच्चों दो गैस ले रही हूँ मैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि देखो इस उदाहरण को भी नोट करना है। इसमें एक तो है बच्चों गैस X, एक है गैस Y। फिलहाल दोनों रूम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई गैस X का क्रांतिक ताप है -10 और गैस Y का क्रांतिक ताप क्या है -20। तो -10 बढ़ा है कि -20 बढ़ा है, माइनस में तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और -10 तो पहले आ जाएगा। -20 मतलब मैं और ठंडा करूँगी, पहले 1 डिग्री करूँगी तो -11 और ठंडा करूँगी तो -12। भाई सर्दियाँ भी तो पड़ती है ना आसपास के एरिया में, है ना, कोल्ड कंट्रीज़ में, तो हम क्या कहते हैं टेम्परेचर 0 से नीचे चला आता है, तो 0 से नीचे मतलब -1, तो हम कहेंगे अच्छा 0 से थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। फिर मैं कह नहीं यहाँ तो -1 होने वाला, तो -10 है, तो तुम सोचना और ठंडा है, -10 है मतलब और ठंडा है, तो -1 तो गर्म है भाई, और -10 क्या है बहुत ठंडा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ कि -10 इतना ठंडा नहीं है जितना -20 ठंडा है। तो -10 तो पहले आएगा, पहले तुम 0 पे पहुँचोगे, फिर -10 आएगा और फिर क्या आएगा -20, ठीक है। -10 और -20 गैस X और Y के क्रांतिक ताप है, ठीक है। तो बच्चों अब अगर तुम देखो
-0 से -10 गए, -10 से -20 गए, तो तुम कहोगे यहाँ पे पहले क्या होगी, गैस x जो है वो द्रव में बदल जाएगी, और मेहनत करोगे तब जाके क्या होगी, y भी द्रव में बदलेगी। तो पहले द्रव में कौन बदली, तो हम कहेंगे x, बाद में कौन बदली, तो y। तो -10 ज़्यादा है, क्रांतिक ताप ज़्यादा है ना। और केल्विन में बदलोगी तो समझ गए ना, 200 कितना था, 73 से 10 कम किया तो 63, और यहाँ कितना था 53। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्रांतिक ताप ज़्यादा है तो गैस का द्रवीकरण जल्दी हो जाएगा, है ना। मतलब क्रांतिक ताप ज़्यादा है, मतलब इतना ठंडा किया ही नहीं, वो द्रव में बदल गई। ठीक है, और अधिशोषण भी बढ़ेगा, है ना। तो ले दे के बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, गैस का अधिशोषण क्रांतिक ताप, गैस का अधिशोषण क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, गैस का अधिशोषण क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, अब मान लो आपको 3 गैसें दे दी, देखो बच्चों 3 गैसें दे दी मैंने आपको, SO2, HCl, अमोनिया। ठीक है, और इनके क्रांतिक ताप भी दे दिए, ओरिजिनल वैल्यूज हैं। SO2 का क्रांतिक ताप है 430, ठीक है, 430 केल्विन। ओके, अमोनिया का क्रांतिक ताप है 406 और HCl का है 324। ठीक है, आपसे पूछा अधिशोषण का क्रम बताइए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडसॉर्प्शन, सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन अधिशोषित होगी, सबसे बाद में कौन होगी। और भी गैसेस दे देता तो ताप ही तो है, करना क्या था। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कर सकते थे, अभी हमने क्या पढ़ा कि अधिशोषण क्षमता, है ना, या अधिशोषण जो है वो क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो कि भाई क्रांतिक ताप जिसका ज्यादा होगा उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। क्यों, तो भाई क्रांतिक ताप जो है वो गैस के द्रवीकरण के समानुपाती होता है ना, क्रांतिक ताप गैस का द्रवीकरण, तो ये भी ठीक है। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जो गैस जितनी जल्दी द्रव बन जाती है अधिशोषण उतना ज्यादा होता है। ठीक है, अब द्रवीकरण हमें कैसे पता चलेगा, क्रांतिक ताप से, तो हमने क्रांतिक ताप और इसको ही समानुपाती कर दी। तुम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो कि भाई SO2 का क्रांतिक ताप सर्वाधिक है तो SO2 का अधिशोषण सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया का क्रांतिक ताप ज्यादा है तो उसके बाद अमोनिया का अधिशोषण, और फिर HCl का अधिशोषण। तो भाई ये गैस के द्रवीकरण का क्रम है, ये क्रांतिक ताप का क्रम है, और यही अधिशोषण का क्रम है। और ऐसे देख लो कि भाई 430 केल्विन, है ना, आप ठंडा करते करते पहुंचेगा 430, फिर और नीचे उतरो तो 430 से तो नीचे जाना पड़ेगा ना, 406 और 324, तो और ठंडा करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो 324 में करनी पड़ेगी, तो जितनी ज़्यादा कूलिंग करने में टाइम लगेगा अधिशोषण देरी से होगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्रांतिक ताप और अधिशोषण में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्रांतिक ताप है जो गैस के द्रवीकरण से रिलेटेड है, ताप का प्रभाव नहीं, है ना। तो हमने अभी तक 2 फैक्टर्स पढ़ लिए कि भाई अधिशोषण पृष्ठीय घटना थी, है ना। अधिशोषण क्या थी, तो हमने कहा था भाई अधिशोषण जो है वो पृष्ठ पर होने वाली घटना है। ठीक है, तो पृष्ठ पर होने वाली घटना है तो हमारे पास 2 चीजें थी, एक अधिशोषक और दूसरा अधिशोष्य। तो अधिशोषक का तो हमने क्षेत्रफल चेक कर लिया, और अधिशोष्य तो बच्चों हमने उसमें गैस की प्रकृति चेक कर ली, मतलब आसानी से द्रवित होगी कि कठिनता से।
जल्दी लिक्विड बनेगी तो अधिशोषण ज्यादा, लेट लिक्विड बनेगी तो अधिशोषण कम। ठीक है, अब इसको डिस्कस करें, भाई ये भी गया ये भी गया। तो बच्चों ताप का प्रभाव आपने पढ़ा तो था कि भाई ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या। वैसे तो हम कहेंगे भाई भौतिक अधिशोषण पे अलग प्रभाव होता है और रासायनिक अधिशोषण पे अलग होता है, लेकिन जनरली अगर हम कोई चीज़ माने तो हम भौतिक अधिशोषण को डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि भाई कोई पदार्थ रखा, गैस आई और हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जनरली क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई अधिशोषण तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण के दौरान ऊष्मा निकलती है, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो। अगर अधिशोषण हुआ तो ऊष्मा निकली। अब मैंने क्या किया, अधिशोषक पृष्ठ ले लिया प्रॉपर और मैंने देखा 1 मोल गैस को अधिशोषित कराना है। 1 मोल गैस मुझे कैसे पता चलेगा, तो भाई जो भी गैस है उसका अणुभार ले लो। जैसे मान लो O2 ले लिया तो O का परमाणु भार 16 और O2 यानी 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, मतलब 1 मोल गैस हो गई, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अणुभार निकाल दो, तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो बच्चों 44 ग्राम आएगा, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 ले लो, मतलब 1 मोल गैस ले लो। ठीक है, तो कोई पूछे भाई 1 मोल गैस कितनी होती है, तो ऐसा सोचना नहीं है, गैस का जितना अणुभार है उतने ग्राम में ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अधिशोषक ले लिया, 1 मोल गैस ले ली। अधिशोषक क्या करेगा, उस 1 मोल गैस को अपनी सतह पर बिठा लेगा, है ना। तो अधिशोषक पृष्ठ पर 1 मोल गैस प्लस, तो मुझे पता है कि अधिशोषण तो ऊष्माक्षेपी है, कोई भी अधिशोषण हो ऊष्मा निकलेगी, तो प्लस ऊष्मा, जितनी भी ऊष्मा वो दे रहा है वो हीट, तो अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी पे ताप का प्रभाव बताओ। तो बच्चों एक जनरल डेली लाइफ में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई ना मान लो मैं काम कर रही हूँ कोई मशीन के थ्रू, अब काम करते करते अगर वो मशीन गर्म हो गई तो तुम क्या करोगे, तुम उस मशीन को ठंडा करोगे। यूँ तो नहीं, जो गर्म होगी तुम और गर्म कर दोगे। तो भाई वो गर्म हो रही है, मतलब कि जब वो काम कर रही है तो हीट रिलीज कर रही है, ऊष्मा मुक्त कर रही है, क्योंकि उसको ऊष्मा नहीं चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो काम नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद ऊष्मा छोड़ रही। तो हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, है ना, सही। तो अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी अधिशोषण के दौरान ऊष्मा निकलती है। तो अधिशोषण के लिए क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई ताप कम रखेंगे। अगर हमने ताप बढ़ाया तो फिर गैस तो उड़ जाएगी, और अगर गैस उड़ गई तो अधिशोषण रिवर्सिबल वापस पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें डिस्कस करनी है बच्चों, अधिशोषण पर ताप का प्रभाव। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है बच्चों ताप का प्रभाव। तो देखो सामान्यतया ताप बढ़ाने पर गैसें अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर उड़ जाती है। तो भाई गैस का अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर उड़ जाना, उसे क्या कहते हैं, विशोषण। तो हम कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैसें अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर उड़ जाती है, यानी इसका विशोषण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब अधिशोषक की निश्चित मात्रा, तो बच्चों ये ले लिया मैंने अधिशोषक। ठीक है, निश्चित मात्रा मतलब फिक्स है भाई कितना ग्राम लिया है। ओके, तो अधिशोषक की निश्चित मात्रा द्वारा क्या करना, तो हम कहेंगे 1 मोल गैस का अधिशोषण करना। तो भाई अधिशोषक पृष्ठ प्लस 1 मोल गैस बनेगा क्या, तो हम कहेंगे अधिशोषक पृष्ठ पर गैस। ओके, तो अधिशोषक पृष्ठ पर 1 मोल गैस आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है अधिशोषण होगा तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्मा मुक्त होगी तो ऊष्मा। अब अधिशोषण तो क्या है, जैसे खुद नहीं कहा गर्म करोगे तो गैस उड़ जाएगी, तो मतलब रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, रिवर्सिबल है। ओके, अब बच्चों अगर तुमने ताप बढ़ाया, अभी गैस तो आ गई, अब तुम सोचो कि मैं गर्म करूं, तो जैसे ही यहां देखो इसको हीट चाहिए, है ना। ला शतलीय नियम पढ़ा था हमने क्लास 11th में, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, रासायनिक साम्य। ठीक है भाई, देखो ऊष्मा किसको चाहिए, इसको तो चाहिए नहीं थी, इधर चाहिए थी। अगर इसको ऊष्मा मिली तो ये कहाँ दौड़ेगा, पीछे दौड़ेगा। तो हम कहेंगे लोग गैस अलग हो गई और पृष्ठ अलग हो गया।
तो बच्चों अधिशोषक की निश्चित मात्रा द्वारा 1 मोल गैस का अधिशोषण करने पर मुक्त ऊष्मा अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है, अर्थात अधिशोषण ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ये हमारा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। यदि ताप बढ़ाया जाए, तो बच्चों अगर तुम ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो यदि अगर हमने क्या किया, ताप बढ़ाया, ठीक है, तो बच्चों यदि ताप बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में होने लगती है। क्यों, तो हम कहेंगे ला शातलिए का नियम लगाया था, है ना, ली शटेलियर प्रिंसिपल। ला शातलिए का नियम क्या कहता है बच्चों, तो ला शातलिए का नियम कहता है कि साम्य पर अगर हम ताप दाब सांद्रता का परिवर्तन करें तो साम्य उल्टा चलता है ना, किए गए प्रभाव को दूर कर सके इस तरह से वो चलता है। तो भाई अगर इसको हीट चाहिए, देखो ये मांग रहा है कि मुझे ऊष्मा दे दो तो मैं पीछे जाऊं, और इसको हीट नहीं चाहिए कि ना मैं इस पे जाऊंगा तो ऊष्मा मुक्त करूंगा, तो अभी तो आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऊष्मा दोगे तो बैक साइड चलेगी, ठंडा करोगे तो फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये है ताप का प्रभाव। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या करते बच्चों, हम ताप का प्रभाव, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो मान लो है ना, पहले तो अधिशोषण की मात्रा पढ़ना है हमें कि अधिशोषण की मात्रा क्या होती है। तो देखो मान लो मैंने क्या किया, आपको 10 ग्राम चारकोल दे दिया, ठीक है, चारकोल का टुकड़ा दे दिया, एक भी 10 ग्राम चारकोल, समझ ना, काला कार्बन पाउडर है, ठीक है, काला कार्बन ठोस दे दिया मैंने आपको, 10 ग्राम चारकोल है, और मैंने आपको कहा कि लो अधिशोषण की मात्रा बताओ, अमोनिया गैस वाले बर्तन में रख दो और बताओ कितना अधिशोषण हो। तो तुम्हारा पहला काम रहेगा कि ये 10 ग्राम चारकोल आपने पकड़ाया है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करना है। तो पहला काम तुम्हें पता है कि चारकोल जो मैम ने दिया है इसको पहले चूर्णित कर दो, बिल्कुल पाउडर बना दो, चूरा कर दो, ठीक है, और गर्म भी कर दो ताकि जो भी अशुद्धियाँ वगैरह पहले से उपस्थित थी वो उड़ जाए, संरचना उसकी सरंध्र हो जाए तो और बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अब उस 10 ग्राम चारकोल को तुमने अमोनिया के बर्तन में जाके रख दिया, ठीक है भाई, तुम्हारे पास एक पात्र है ना, इसमें गैस भरी हुई थी अमोनिया, ओके, है ना। अब तुमने क्या किया भाई, एंट्रेंस होगी, कुछ भी होगा इसके अंदर रखने के लिए ना, तुमने यहाँ से चारकोल का टुकड़ा जो है वो रख दिया यहाँ पे, ठीक है, पहुंचा दिया आपने कैसे भी करके इसके अंदर, है ना, और ये बंद एग्जिट। अब बच्चों चारकोल कितना था, तो मान लो 10 ग्राम, और अमोनिया, तो हम कहेंगे अमोनिया तो है जो है, इसके अंदर भर रखी हमने तो बहुत सारी, है ना। अब ये क्या करेगा, तो भाई चारकोल क्या करता है, चारकोल अमोनिया गैस को अपनी सतह पर आकर्षित करता है, ठीक है। तो चारकोल जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को अधिशोषित करेगा, ठीक है। अब हम तोल लेंगे भाई, हमने तो 10 ग्राम डाला था, अब जो बाहर निकाला है निर्वात स्थिति में हम इसको तोड़ लेंगे। तो मैंने तोल लिया, तो मान लो मुझे क्या पता चला कि भाई ये 15 ग्राम हो गया, है ना। अब इसका जो है चारकोल का वेट जो है 15 ग्राम आ रहा है। जब मैंने इसको बिल्कुल गर्म करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा था तब ये 10 ग्राम था। तो पहले 10 ग्राम था, 15 ग्राम हो गया, 15 ग्राम हो गया, मतलब बढ़ा कितना, 5 ग्राम बढ़ गया। तो हम कहेंगे भाई अच्छा ये गैस जो अधिशोषित हुई इसकी सतह पे, है ना, वो गैस कितनी हुई, तो वो हो गई 5 ग्राम। तो 10 ग्राम चारकोल 5 ग्राम गैस को क्या कर रहा है, अपनी सतह पे अधिशोषित कर रहा है, ठीक है। तो भाई चारकोल कितना, तो हम कहेंगे 10 ग्राम। अमोनिया कितनी, तो हम कहेंगे 5 ग्राम। तो मतलब 1 ग्राम चारकोल कितने को अधिशोषित करेगा, तो तुम कहोगे 5/10। 10 है तो 5 है, 10 से भाग लगा दो तो उधर भी 10 से भाग लगे, 5/10, हाफ हो गया अधिशोषण की मात्रा, ठीक है। आधा ग्राम क्या है, अधिशोषण की मात्रा। आधा ग्राम मतलब 1/2 कि भाई 2 ग्राम चारकोल 1 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम चारकोल आधा ग्राम अमोनिया, ऐसे कर लो, ठीक है। तो बच्चों
ये सब नहीं देखना था हमें क्या देखना था, चारकोल जो है वो है m ग्राम और अमोनिया जो है वो है x ग्राम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, तो मैं लिख देती हूं यदि m ग्राम चारकोल, ठीक है, m ग्राम चारकोल, x ग्राम अमोनिया या x ग्राम गैस, भी कोई भी गैस हो सकती है, जरूर थोड़ा ना अमोनिया हो, है ना, तो हम x ग्राम गैस ले लेते हैं। तो बच्चों m ग्राम चारकोल x ग्राम गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। ठीक है, अधिशोषित करता है। तो हम कहेंगे अगर m ग्राम चारकोल x ग्राम गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है तो अधिशोषण की मात्रा, तो बच्चों अधिशोषण की मात्रा x/m होगी। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा x/m होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, है ना, x/m समझ गए ना भाई। अमोनिया कितनी थी 5 मतलब x, चारकोल कितना था 10 यानी कि m। ठीक है, तो चारकोल m ग्राम था, गैस x ग्राम थी, तो x/m। अब बच्चों आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे थे, तो आप पढ़ रहे थे अधिशोषण पर ताप का प्रभाव। तो आपको अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच में ग्राफ खींचना है, लेकिन दाब कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर दाब, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा, है ना, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना, क्यों, क्योंकि ऐसा कैसा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में और आएगा तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अधिशोषण की मात्रा व ताप के मध्य खींचा गया वक्र। ठीक है, ग्राफ जो है बच्चों ताप और अधिशोषण की मात्रा में खींचना है। तो स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा व ताप के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे यह वक्र कहलाता है अधिशोषण समदाबी वक्र, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा है बच्चों। ठीक है, ताप स्थिर रखते तो अधिशोषण समतापी वक्र हो जाता, तो फिर वो दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच में होता, लेकिन फिलहाल उसको नहीं पढ़ रहे, आपने दाब स्थिर रखा है, तो इसे हम कहेंगे अधिशोषण समदापी वक्र कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, अगर तुम कोई स्टडी मटेरियल कर रहे हो, कोई शीट कर रहे हो, तो आपको ना 2 ग्राफ दिए हुए होंगे। ठीक है, अधिशोषण समदाबी वक्र ही है x/m और टेम्परेचर यानी कि ताप के मध्य, है ना बच्चों। x/m तुम समझ गए, अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा, और ये भी वही है, ताप और x/m। ठीक है, अब बच्चों पहला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है और दूसरा जो ग्राफ है वो इस तरह से है, और आपको बोल दिया कि भाई ग्राफ तो ये जो है वो है अधिशोषण समदाबी वक्र है। और अब आप क्या करो, इन ग्राफ को पहचानो। अब पहचाने कैसे, तो ध्यान से देखो बच्चों, ताप बढ़ रहा है, अधिशोषण की मात्रा घट रही, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है अधिशोषण की मात्रा घटते घटते क्या हो रही, बहुत कम हो रही है ना। तो हम कहेंगे ताप बढ़ेगा, अधिशोषण की मात्रा घटेगी। ऐसा कब होता है, तो बच्चों ऐसा तब होता है जब अधिशोषण कौन सा हो, भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजियोप्शन। तो हम कहेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन, है ना, घट रहा है, यानी ये जो अधिशोषण है ये है भौतिक अधिशोषण। तो बच्चों ये जो ग्राफ है, ये जो अधिशोषण समदाबी वक्र है,
ये किससे बिलोंग करता है? तो हम कहेंगे फिजियोप्शन, यानी कि अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और बच्चों ये जो ग्राफ है यहाँ देखो, तो देखो पहले तो अधिशोषण बहुत कम ही था, है ना, उच्च ताप पे ये अधिकतम हो, उसके बाद अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर ठीक है घटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अधिशोषण जो होता ही हाई टेम्परेचर पे, उच्च ताप पे होने वाला अधिशोषण, तो हम कहेंगे, हमें याद है कि जब हमने रासायनिक अधिशोषण पढ़ा था तो हमने कहा था अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य पक्के बंध बनते, है ना। अब पक्के बंध बनते तो ये काम करने के लिए उनको प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है, सक्रिय ऊर्जा चाहिए होती, तभी वो होता है। तो वो होता ही हाई टेम्परेचर पे, तो ये तो हो ही हाई टेम्परेचर पे रहा है। तो हम कहेंगे भाई ये ग्राफ जो है ये बिलोंग करता है किससे? तो रासायनिक अधिशोषण। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और बच्चों को थोड़ा क्लियर भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज कि हो क्या रहा है। तो समझ में आया, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने के साथ साथ घटता है, और रासायनिक अधिशोषण तो बच्चों तो होता ही हाई टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा ताप का प्रभाव। तो बच्चों 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, 3 कारक पढ़ लिए। कौन कौन से? तो हमने देखा अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला था अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा क्या था? अधिशोष्य गैस की प्रकृति, उसके अंदर हमने डिस्कस किया क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर था बच्चों ताप का प्रभाव। अभी एक और फैक्टर है दाब का प्रभाव, उसमें आएगा अधिशोषण समतापी वक्र, फिर आएगा विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। तो उनमें अपने को ग्राफ वगैरह समझाने हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनने। ठीक है, तो आज की क्लास तो इतनी बच्चों, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप तुम्हें धीरे धीरे चैप्टर समझ में आने लग गया है। तो बच्चों अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, है ना, जो फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए।